ओके बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेव इक्वेशन फॉर साउंड। ठीक है। ओके, मान लो कि हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, जो हमने एक ट्यूब में रखी हुई है, ठीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ए, और उसमें कोई पर्टिकुलर प्रेशर है, वॉल्यूम है, और उसकी कोई डेंसिटी है, दैट इज़ पी वी एंड रो रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो कहते जब भी उस पर्टिकुलर ट्यूब से साउंड ट्रैवल करेगा, मतलब उसमें गैस है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से जब वो साउंड ट्रैवल करेगा, द रेयर फ्रिक्शन एंड कंप्रेशन मूव थ्रू द गैस, तो उसमें से कंप्रेशंस और रेयर फ्रिक्शन जो हैं वो भी मूव करेंगे, और उनकी स्पीड किसके इक्वल होगी? स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल होगी। ठीक है। सो होगा क्या? द गैस अपोजिस डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन इट, तो क्या होगा? जो पहले से गैस फॉर्म हुई है अंदर, वो डीफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर चेंज होनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन। ठीक है, तो मतलब वो अपनी जो ओरिजिनल फॉर्मेशन थी उसको डिफॉर्म करना शुरू कर देगा। ये किसकी वजह से होगा? क्योंकि देयर इज़ अ बल्क मॉडुलस ऑफ गैस, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो आपको पता है कि बल्क मॉडुलस में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। तो उससे पहले हमें स्ट्रेस भी निकालना पड़ेगा, स्ट्रेन भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये देखो, मैं साथ साथ में डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो देखो, देयर आर टू ट्यूब्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री पार्ट शो कर रहे हैं गैस का, ट्यूब का। ठीक है, सो एच एल एंड एम एन आर द प्लेन्स, ये आप देख रहे होगे, दिस इज़ योर एच एल एंड दिस इज़ योर एम एन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है आपको, और ये जो सेक्शन है वो किस डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है? डी एक्स से। ठीक है, देख पा रहे हो। और उस पर्टिकुलर ट्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है? ए डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो, जब उस पर्टिकुलर ट्यूब से साउंड जाएगा, ठीक है, तो साउंड देखो कैसे प्रोड्यूस होना है। हमने क्या करना है, ये देख रहे हो आप, दिस इज़ योर ट्यूनिंग फॉर्क। हमने क्या करना है, इसको किसी चीज़ पे स्टक करके देन ट्यूब के पास लेके जाना है। तो होगा क्या, इसकी जो वाइब्रेशंस होंगी या साउंड होगा वो ट्यूब में से पास करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके मतलब माउथ के तरफ लेकर रखा हुआ है उन्होंने ट्यूनिंग फॉर्क को। तो होगा क्या, वो साउंड जो है वो गैस की तरफ जाएगा, और जो गैस पहले से फॉर्म है वो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनाएगी, जिसकी वजह से गैस क्या हो जाएगी? डीफॉर्म हो जाएगी। आफ्टर डीफॉर्मेशन आपके पास देखो ये सेकेंड फिगर बनी हुई है, ये वाली, दिस इज़ योर सेकेंड फिगर। ये तब थी अपर वाली जब उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। जब साउंड प्रोड्यूस हो गया तब प्लेन की जो इक्वेशन थी वो चेंज हो गई, एच डैश एंड एल डैश, एम डैश एंड एन डैश। ठीक है, अब कहते हैं मान लो जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया आफ्टर प्रोड्यूसिंग द साउंड, तो उसमें जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुई वो कौन सी थी? लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं नीटा के साथ। ठीक है, सो नीटा जो है यहाँ पे किस किस चीज़ का फंक्शन है? एक्स का, मतलब डिस्प्लेसमेंट का, और टी का, दैट इज़ टाइम का। ठीक है, जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस किया था तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी उसकी वैल्यू थी दिस वन, दैट इज़ डी एक्स प्लस कर्ली एन बाई कर्ली एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मतलब अब सेपरेशन का जो डिस्टेंस है वो आपका चेंज हो गया, मतलब ये हो गया। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में बताया था कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? ए इंटू डी एक्स, राइट। पर अब डी एक्स हमारे पास चेंज हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई, तो वी डैश इज इक्वल टू ए डी एक्स, तो हमने डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब हमने चेंज इन वॉल्यूम चेक करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी, ये वाला वॉल्यूम पहले वाला और ये वाला वॉल्यूम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग आपके पास ये टर्म बची। ठीक है, दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अगर हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, वो लिख दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास एस की वैल्यू क्या बची? कर्ली एन बाय कर्ली एक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, हमने स्ट्रेन निकाली, अब हमने क्या निकालना है? स्ट्रेस। ठीक है, मान लो लेट द नॉर्मल प्रेशर ऑफ द गैस बी पी, कहते पहले उसका नॉर्मल प्रेशर पी था जब हमने साउंड नहीं प्रोड्यूस किया। ठीक है, एंड इन द डिफॉर्म स्टेट द प्रेशर इन द गैस एलिमेंट बिटवीन द प्लेन्स एच डैश एल डैश एंड एम डैश एन डैश इज पी माइनस पी। पर जब हमने साउंड प्रोड्यूस कर दिया उसका प्रेशर भी चेंज हो गया। प्रेशर कैसे चेंज हुआ? दैट इज़ पी माइनस स्मॉल पी। ठीक है, सो द चेंज इन प्रेशर एट एनी लोकेशन कॉज्ड बाय डिफॉर्मेशन, मतलब ये प्रेशर कब बना? जब गैस ने खुद को क्या कर दिया था? डिफॉर्म कर दिया था। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया,
आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास कैपिटल पी से कैपिटल पी कैंसिल हो गया, हमारे पास जो स्मॉल चेंज आया था प्रेशर का सिर्फ वही बचा। ठीक है, अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला भी है, ये हमने निकाला था, और स्ट्रेन का फॉर्मूला भी हमारे पास है। ठीक है, सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यहाँ पे माइनस आना, ये सही कर लेना। तो यहाँ से हमने पी प्रेशर की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बची, माइनस के कर ली एन बाई कर ली एक्स। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट है हमारी वेव इक्वेशन। ठीक है, तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो मास की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, रो इंटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू हमने प्रीवियस केस में ली थी ए डी एक्स, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, सो आगे देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब कहते हैं गैस जो हैं वो एक कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसकी जो वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, करली स्क्वायर ईटा बाई करली टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हमारी एक्सेलरेशन है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मास की वैल्यू आपके पास ये वाला फैक्टर है, सारा सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो जो वो पीछे ट्यूब थी हमारे पास, डिफरेंट डायरेक्शन में उसका डिफरेंट प्रेशर होगा ना, तो वही लिखा है, द चेंज इन प्रेशर ऑफ द गैस विल बी ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, सो प्रेशर जो था वो किस किस का यहाँ पे फंक्शन होगा, मतलब एक तो डिस्प्लेसमेंट का होगा। ठीक है, टाइम का तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, तो और जो डेंसिटी है वो भी सॉरी प्रेशर है वो भी किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगा, मतलब एक्स के, यहाँ पे रो नहीं आएगा, पी आएगा। ठीक है, सो देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्रेशर दैट इज करली पी बाई करली एक्स इंटू डी एक्स। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्रीवियस केस में हमारे पास प्रेशर की वैल्यू माइनस में थी। ठीक है, सो डी पी यहाँ पे क्या है, टोटल चेंज इन प्रेशर बिटवीन टू बाउंड्रीज, एच एल एल और एम एन के बीच में जो उसका डिस्टेंस है, या कह लो उसके बीच का प्रेशर है वो है। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्स में जाके उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, पी वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो पी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर ली, तो उसका करली बाई करली एक्स निकालना है, तो वो क्या बन जाएगा, करली स्क्वायर ईटा बाई करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी हैव टू इक्वेशंस ऑफ फोर्स, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। दोनों को इक्वेशंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। आफ्टर कंपेयरिंग आपके पास ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कर्ली स्क्वायर ईटा बाई कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी, दिस मच इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या किया, डिमेंशन से निकाली के बाय रो की, जिसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, उसकी हेल्प से जब हमने सारी डिमेंशन सब्स्टिट्यूट की, तो आपका वैल्यू क्या बची, m0 L t-1 होल रेज़ टू पावर 2। ठीक है, सो ये डिमेंशन फॉर्मूला बेसिकली है किसका, अंडर रूट के बाय रो का, विच इज़ सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का भी कहते हैं यही होता है, इट इज़ द वेव वेलोसिटी एंड मे बी डिनोटेड बाय सी एल। सो ये कौन सी वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है, जिसे हम सी एल से डिनोट करते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। उसके पैर में एल लिखा है, तो मतलब वो कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, तो प्रीवियस केस में जाके हमने के बाय रो को ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस इज़ द वेव इक्वेशन फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड इन एयर। ठीक है, सो दिस इज़ द वेव इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट बताया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स को हम लिख सकते हैं सी एल इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय रो। नेक्स्ट है, हमने अगर इसकी हेल्प से न्यूटन से फॉर्मूला निकालना हो, तो हमें पता है न्यूटन ने ये एज्यूम किया था कि अगर कोई भी साउंड आपका प्रोपेगेट कर रहा है, मतलब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस। ठीक है, मतलब कोई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं हम बाहर से, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज़ योर कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0। जब इसका करोगे तो आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो किया। इसमें से प्रेशर की वैल्यू निकाली, माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी, उसको उन्होंने बार बार लिखने की बजाय सब्स्टिट्यूट कर दिया के। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या बन गई, के की जगह पे मतलब प्रेशर का चेंज आ रहा है, तो उन्होंने वैल्यू के की जगह पे क्या लिख दी, सी एल इज इक्वल टू स्मॉल पी बाय अंडर रूट रो विद अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। कहते हैं मान लो अगर जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड है हमने उसको एक्सपेरिमेंटली निकालना हो। ठीक है, सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड कम्स आउट टू बी दिस मच, इतनी कहते हैं वेलोसिटी आनी चाहिए उसकी। ठीक है, प्रेशर उसका है 76 सेंटीमीटर, जो कि मरकरी कॉलम का है। ठीक है, उसको हमने सेंटीमीटर को मरकरी कॉलम का है, तो उसका वेट भी साथ में मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है,
डेंसिटी ऑफ एयर भी हमने ऐड कर दी, दैट इज़ रो। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी CL के फैक्टर में जाके, तो आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास आंसर क्या बचा इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो CL की वैल्यू कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 16% लेस आती है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि न्यूटन्स फार्मूला निकालने के बाद देयर इज़ सम डिस्क्रिपेंसी, मतलब देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो न्यूटन के फार्मूला में कुछ डिस्क्रिपेंसी आई थी, तो उसको सॉर्ट करने के लिए लैपलेस ने उसमें एक करेक्शन की जिसका नेम था पायर लैपलेस। ठीक है, वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस था और उसने कुछ एजम्पशंस की कि जो साउंड वेव्स हैं क्या वो आइसोथर्मल कंडीशंस के लिए वैलिड है या नहीं। तो उसने बोला था कि ये वैलिड नहीं है फॉर आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो साउंड है हमेशा एयर में ट्रैवल करता है और वो क्या बनाता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। देखा, ठीक है। सो कहते हैं कंप्रेशन पे होता क्या है कि टेम्परेचर राइज हो जाता है और रेयरफेक्शन पे क्या होता है, वो कूल डाउन हो जाता है, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। द टेम्परेचर कैन रिमेन कॉन्स्टेंट इफ द हीट जनरेटेड एट द कंप्रेशन इज इमीजिएटली लॉस्ट। कहते अगर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो हीट जनरेट होती रहेगी और टेम्परेचर जो है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से कम होता जाएगा। ठीक है, सो लैपलेस ने आर्ग्यू किया कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं बहुत तेज़ी से, विदाउट एनी लॉस एंड विदाउट एनी गेन। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि जो साउंड है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रोपगेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो कहते मान लो देयर इज़ ई दैट इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो प्रेशर के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो उसने क्या रूल प्रूव किया था, ई इज़ इक्वल टू गामा पी, वेयर गामा इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एंड पी इज़ योर चेंज इन प्रेशर। ठीक है, सो उसने क्या किया, आइसोथर्मल से उसे किस में चेंज कर दिया, एडियाबैटिक प्रोसेस में, मतलब उसने न्यूटन के फॉर्मूला को मॉडिफाई किया। सो प्रीवियस केस में था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसने क्या यूज़ किया, एडियाबैटिक एक्सप्रेशन यूज़ किया, दैट इज़ पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसको भी डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन एस इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एस इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। उसमें से गामा पी की वैल्यू निकाली, क्योंकि गामा पी चाहिए ना हमें, उसकी वैल्यू निकाली, वो देखो सिमिलर आगे प्रीवियस केस की तरह, लेकिन यहाँ पे कौन सा फैक्टर है आ रहा है, गामा। प्रीवियस केस में आया था पी अपॉन रो, इस केस में क्या आया, गामा पी अपॉन पी। ठीक है, अब देखो प्रीवियस केस में हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई थी 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब हम इसमें से वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो गामा की वैल्यू हमने लेनी है 1.41। ठीक है, दैट इज़ फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एन टी पी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग हमारे पास वैल्यू आई 332.4। प्रीवियस केस में आपके पास वैल्यू आई थी 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा लेस सी, 16% लेस थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है जो लैपलेस ने निकाली वो बहुत ही नज़दीक है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, इसलिए उसने न्यूटन के फार्मूला को मॉडिफाई किया था। ठीक है, अब इफेक्ट क्या पड़ता है प्रेशर का वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो प्रीवियस केस वाला ही हम ले लिया, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में ये होता है फार्मूला। ठीक है, उसके बाद कहते मान लो अगर एम मास है, रो इज़ अ डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया उन्होंने डेंसिटी का, तो वी निकाली एम बाय डेंसिटी। ठीक है, तो वी की वैल्यू इसमें जाकर सब्स्टिट्यूट कर दी, आपके पास क्या बना, पी अपॉन रो इंटू एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब ये है कि मास को भी कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा, पी बाय रो के फैक्टर को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी जो है वो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, दे ऑल शुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट। अब देखो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, प्रेशर का हमने सब स्टडी कर लिया, अब हमने टेम्परेचर का देखना है। ठीक है, तो कहते मान लो वी हैव टू वेलोसिटी CL1 एंड CL2। ठीक है, जो वेलोसिटी किसकी है, साउंड की। टेम्परेचर उसका कितना है, T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रेशर जो है वो सेम है, जो डेंसिटी है वो इफेक्ट कर रही है, तो इसलिए उसने अलग अलग डेंसिटीज़ ले ली उसकी रो 1 एंड रो 2। ठीक है, सो हमें CL का फॉर्मूला पता है, CL2 का भी पता है, दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। CL1 के लिए रो 1 आ जाएगा, CL2 के लिए रो 2 आ जाएगा। गामा की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है एंड प्रेशर भी सेम है, दोनों की रेशो ली तो आपके पास बाकी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास बचेगा रो 2 बाय रो 1। ठीक है, सो वी नो दैट 1 मोल ऑफ गैस इज गिवन बाय PV इज इक्वल टू RT। ठीक है,
तो इसमें m क्या है, मास है आपका, मान लो गैस का, तो रो है आपकी डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली m/रो, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी में जाके वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो हमें पता है डिफरेंट वेलोसिटीज़ के लिए टेम्परेचर डिफरेंट था, डेंसिटीज़ डिफरेंट थी, तो दोनों के लिए अलग अलग लिख ली हमने, इनको भी हमने डिवाइड किया। आफ्टर डिवाइडिंग आपके पास जो वैल्यू थी डेंसिटी की इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बच गई, ठीक है। तो रो2/रो1 की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, CL1/CL2 इज इक्वल टू √T1/T2। इससे ये क्लियर होता है कि जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के रूट के इक्वल है, और वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सो हमें पता है कि परफेक्ट गैस के केस में गामा की वैल्यू होती है CP/CV। CP इज़ फॉर प्रेशर एंड CV फॉर वॉल्यूम, ठीक है। और CL की वैल्यू आपके पास ये है, गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ये वाली इसमें, तो आपके पास CL का एक न्यू फॉर्मूला बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ CP एंड CV, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड वेव इक्वेशन। बेटा ये सारा आर्टिकल जो है सिमिलर है प्रीवियस केस की तरह, जो मैंने अभी आपको समझाया था, जिसमें हमने मॉडुलस निकाला था, जिसमें स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की रेशियो ली थी, राइट। देखो तो ये सारा आर्टिकल सेम है, ठीक है, सिमिलर वैल्यूज़ है सभी की, देखो रिज़ल्ट भी सेम है, बस यहाँ पे एक चेंज आएगा, यहाँ पे आएगा F इज़ इक्वल टू A/Y। वहाँ पे हमने मॉडुलस निकाला था, यहाँ पे कौन सा मॉडुलस है, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ तक सारी वैल्यू सिमिलर हैं, सारा आर्टिकल प्रीवियस की तरह है, दैट इज़ वेव इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारा सिमिलर है, तो ये मैंने दोबारा नहीं समझाना, ठीक है। आगे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के डिफरेंट मीडियाज़ अगर हों, अगर मान लो ट्यूब जो है वो स्टील की हो तो उसकी वेलोसिटी इतनी होती है, ठीक है। मरकरी हो तो इतनी वेलोसिटी होती है, आयरन की, ब्रिक की, कॉपर की, ब्रास, हाइड्रोजन, वाटर, एयर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये नीचे छोटे से 2 रिमार्क्स दिए हुए हैं, ये आपने खुद स्टडी करना है, ठीक है, कुछ नहीं है, जस्ट बताया है कि किसकी वैल्यू हायर होने पे कौन सी वैल्यू लो होगी और कौन सी हाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन दी है कि कहते अगर सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल, हमारे पास ये इक्वेशन आती है, दोनों के केसेस में आपके पास यही इक्वेशन आई थी, चाहे हमने बल्क मॉडुलस निकाला चाहे हमने यंग मॉडुलस निकाला, ठीक है। तो कहते हैं इसका जो सोल्यूशन होता है इक्वेशन का वो होता है ईटा इज इक्वल टू AE⁻⁴ सिमिलर सी एग्जांपल नहीं लग रही, वाई के केस में भी हमारे पास ऐसी ही इक्वेशन होती है, ठीक है। सो ए यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है, और ईटा क्या है, कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अब हमने निकालनी है एनर्जी ऑफ द साउंड वेव्स, ठीक है। तो साउंड वेव किस फॉर्म में होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में। तो देखो अब हमने ट्रांसवर्स वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव का एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाल लिया है, उसकी एनर्जी भी निकाल ली है, ठीक है। अब हमें एनर्जी चाहिए किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। मान लो कि हमारे पास लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, लेंथ है उसकी dx, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमने लिखनी हो तो उसको लिख सकते हैं ½ mv² की फॉर्म में। अब आप पूछोगे कि ये कैसे आया, देखो सो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास की इक्वेशन कैसे आएगी, ρ×v। तो वॉल्यूम को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, A/dx/ρ। तो ये m की वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर दो, आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी, v² वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज़ करली η/करली t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वो वाला फैक्टर आया, ठीक है। ये देखो काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमने निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें एलिमेंट्री पार्ट क्या है, स्ट्रेस है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका कोई वॉल्यूम होगा, दैट इज़ चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हमने dV से लिखा है। तो स्ट्रेन को लिखने के लिए इसको डिनोट किया S के साथ। तो मॉडुलस की वैल्यू आपके पास होती है P/S, P की वैल्यू आपके पास आ गई K/S, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम लिखा, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन दैट इज़ टोटल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम का एलिमेंट्री पार्ट हमने कंसिडर किया, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, AdX, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये देखो उन्होंने बोला हुआ है। तो आपके पास वैल्यू क्या बनी, जब ये V वहाँ जाएगा तो VS बन जाएगा, दैट इज़ V × DS, ठीक है। अब देखो
स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई वर्क भी तो लगेगा, तो दैट इज़ dW इज इक्वल टू PdV। तो P की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज़ KS, वो सब्स्टिट्यूट कर दी इंटू V, ठीक है। KVS DS आपके पास बन गया। सो टोटल वर्क निकालने के लिए हमने इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स और लिमिट्स ली फ्रॉम 0 to S, तो हमारे पास आंसर क्या बना, दैट इज़ हाफ KVS स्क्वायर, ठीक है। सो वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका वैल्यू बन गया ये वाला, ठीक है। दैट इज़ डेल्टा UP, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ KVS स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो S की वैल्यू है वो क्या है, करली N बाई करली एक्स, करली ईटा बाई करली एक्स, वो सब्स्टिट्यूट की, इसका स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट देखो उन्होंने क्या किया, V को सब्स्टिट्यूट किया AdX, K की वैल्यू हमें पता है रो C स्क्वायर होती है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो कहते हैं मान लो जो हमारे पास प्रीवियस केस में मैंने बोला था कि सोल्यूशन है इसका, है ना, तो वो कॉज और साइन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो कॉज की फॉर्म में उन्होंने सोल्यूशन लिखा ईटा का, देखो तो ईटा बेसिकली क्या था, कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेंट थी हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए, करली ईटा बाई करली एक्स चाहिए, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना हमने। आफ्टर डिफ्रेंशिएशन उसका स्क्वायर भी तो खोलना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। आफ्टर डिफ्रेंशिएशन आपने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। उसको थोड़ा सा अरेंज करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे KC की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट की, दैट इज़ ओमेगा, K स्क्वायर C स्क्वायर था तो ओमेगा स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो दिस इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी। कंक्लूजन देखो उन्होंने क्या निकाला, कहते हैं हम अबव इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का एलिमेंट्री पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर वेरीज फ्रॉम टाइम। सो और विद डिस्टेंस, मतलब दोनों की दोनों वेरी करती है साइनोसॉइडली, टाइम के साथ भी और डिस्टेंस के साथ भी, ठीक है। तो कहते हैं जब हम दोनों एनर्जीज़ को टोटल करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। हाफ प्लस हाफ आपके पास 1 बन जाएगा, ठीक है। सो टोटल एनर्जी इज़ डबल द अमाउंट ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब भी हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल करेंगे, ठीक है, तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस, राइट। सो कहते जब एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी तो उसमें जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होंगे वो भी कितने होंगे, अमाउंट में ज़्यादा होंगे, मतलब मैक्सिमम हो जाएगी एनर्जी उस केस में भी, ठीक है। एनर्जी की वेव फॉर्म बनाई हुई है जिसमें कंप्रेशन और कंजर्वेटिव उसके रेयर फ्रैक्शंस बन रहे हैं, राइट। तो देखो यूपी इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी, यूके इज़ योर काइनेटिक एनर्जी, राइट, और एंड यू इज़ योर टोटल एनर्जी, ठीक है। तो कहते हैं अगर कंप्रेशन बन रहे हैं तो उसके कंजर्वेटिव आपके पास रेयर फ्रैक्शन बनेंगे, अगर रेयर फ्रैक्शन बन रहे हैं तो उसके कंजर्वेटिव आपके पास कंप्रेशंस बनेंगे। तो सो देयर इज़ अ मिनिमम एनर्जी, मतलब जब भी ये दोनों के दोनों कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बनेंगे एक दूसरे के पीछे, तब एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। और ये किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, कहते जब हमने एनर्जी निकालनी हो लॉन्ग मीडियम के लिए, लेकिन वेवलेंथ आपके पास एक हो, तो हम उसको लिख सकते हैं एनर्जी को यू लैम्डा से, ठीक है। तो लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 to लैम्डा, क्योंकि 1 वेवलेंथ की बात करें तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू ये वाली है, ये सब्स्टिट्यूट की। जो कांस्टेंट टर्म थी वो हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाली, आपके पास बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस KX। तो कहते हैं एट टाइम 0 पे आपके पास वैल्यू क्या ये हो जाएगी, ओमेगा टी का फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, आपके पास KX बचेगा, राइट। तो हमें इस अकेले की इंटीग्रेशन चाहिए, तो बहुत बार कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, वो लिख दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट फिल की, तो आपके पास ये इक्वेशन में रिड्यूस हो गया। तो ये वैल्यू जब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास ये इक्वेशन में वो रिड्यूस हो गया, राइट। तो देखो इस पर अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग से लगाई, इस पर अलग से लगाई, ठीक है। इसका आंसर बचा लैम्डा बाई 2। इस पर हमने के का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज़ वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा होता है, कितनी बार कर लिया, ये वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। के लैम्डा है आपके पास तो ये उधर ले जाओ, तो आपके पास के लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई, ठीक है। जब आप इसमें जाके सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 × 2 4 बन जाएगा, तो 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 4 पाई क्या होता है 0, साइन 0 भी क्या होता है 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, तो आपके पास क्या बचा लैम्डा बाई 2, मतलब साइन स्क्वायर KX की इंटीग्रेशन आपके पास आंसर क्या है लैम्डा बाई 2। तो जब आपने एनर्जी में जाके सब्स्टिट्यूट की तो वैल्यू आपके पास ये बनी, ठीक है। उसके बाद देखो उन्होंने कहा कि ए लैम्डा क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है मीडियम का जिसमें कोई ना कोई एनर्जी है,
तो हमने क्या करना है, एनर्जी के फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाना, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी एनर्जी की, ठीक है। नेक्स्ट हमने निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। तो ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इन अ मीडियम। मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स होता क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉस कर रही है किसी पर्टिकुलर एरिया को 1 सेकेंड में, ठीक है, और मीडियम में होते हुए वो कितना क्रॉस कर रही है एरिया, उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। सो द एनर्जी फ्लोज अलॉन्ग विद द वेव एट अ स्पीड ऑफ वेव इटसेल्फ। कहते हैं वेव की जितनी अपनी खुद की वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है वो उसके अलॉन्ग ही एनर्जी को फ्लो करवाता है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस केस में एनर्जी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो कहते हैं वेवलेंथ भी उसका एक पार्ट बन चुका है क्योंकि वो मीडियम में है। सो कहते हैं मान लो देयर इज़ ए न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो एनर्जी के फॉर्मूले में जाके हमने जस्ट किससे मल्टीप्लाई कर देना, फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो उसके आंसर में भी मतलब ये वाले फैक्टर में किसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, न्यू का, ठीक है। तो पहले था ए लैम्डा, अब किस में चेंज हो जाएगा, वो न्यू लैम्डा में। तो आपको रिलेशन पता है, न्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, सी। तो उसकी जगह पे सी में वो आंसर रिड्यूस हो गया। तो इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो जो एनर्जी है आपकी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी में, लेकिन कैसे, जब हम ए का फैक्टर उसके नीचे लेके जाएंगे। सो इंटेंसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो आ गया इंटेंसिटी, तो आपके पास ये आंसर आया इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स का, ठीक है।